नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पेनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा और आज हम बात करेंगे है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और तीसरा है फंड्स वो जैसे टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस और बहुत सारे ऐसे फंड या शेयर मार्केट से जुड़े हो या हम बाहर मैनुअली किसी से परचेज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि था। देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो एक फिजिकल गोल्ड ना होते हुए डिजिटली गोल्ड है। जैसे कि हम ज्यादातर गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में ही समझते हैं कि हम जाके ज्वेलर से जो गोल्ड खरीदते हैं, जो भी करंट प्राइस गोल्ड का मार्केट में चल रहा होता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया ऐसा डिजिटल गोल्ड है जिसे आप फिजिकली फॉर्म में ना खरीद के डिजिटल फॉर्म में खरीदते हैं, जिसका आपके पास या तो आपके एक वॉलेट डिजिटल वॉलेट में वो गोल्ड रहता है या आपके डीमेट में रहता है या आप आरबीआई के थ्रू उसकी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। तो क्या सोवरेन गोल्ड खरीदना एक मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद है? डिपेंड करता है कि वो सोवरेन गोल्ड खरीदे गए व्यक्ति के लिए उसकी क्या नीड है। अगर उसे घर में किसी को फिजिकल फॉर्म में गोल्ड देना है या घर पे कोई शादी है तब तो वो फिजिकल गोल्ड की तरफ जाए। वो तो होता है कि एक करंट सिनेरियो में उसे फिजिकल गोल्ड चाहिए, तब क्या होता है क्वांटिटी भी ज्यादा होती है और अमाउंट भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप 2, 4, 5 ग्राम या आधा तोला, 1 तोला जो 10 ग्राम को कहते हैं, आप उस फॉर्म में डिजिटली खरीद के रख सकते हैं। साल भर में उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको 2.5% का ब्याज देती है। नॉर्मल जो गोल्ड रेट मार्केट में है उसका जो जो गोल्ड का रेट होता है वही अमाउंट आपसे चार्ज किया जाता है, जो कि फिजिकल गोल्ड में अलग अलग टैक्सेस और मेकिंग चार्जेस प्लस सेस होते हैं। तो वो आपको मार्केट में 10 से 12% महंगा ही मिलता है। लेकिन सोवरेन गोल्ड जब हम खरीदते हैं तो उसका मोटिव क्या होता है? 2 तरीके होते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं तो वो थोड़ा आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि जिसने भी 2016 में गोल्ड बॉन्ड खरीदा होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसमें क्या होता है 8 साल की लॉक इन पीरियड होती है। अब 2016 में जिसने खरीदा है 2024 के अगस्त में वो मैच्योर होने वाला है। अब जो उसे रिडीम करेगा, पहली बात तो बजट के आने की वजह से गोल्ड 73,000 से टूट के 68,000 हो गया है, 68,000। अब जिससे भी रिडीम करना था या उसका बॉन्ड मैच्योर हो रहा है तो उसे पर ग्राम 4 से 3,000 या 4, 4,500 का इतना तो लॉस बेयर करना ही पड़ेगा। और अगर हम 2016 से वैल्यूएशन भी जोड़े तो उसे पैसा डबल भी नहीं हो पाया। गोल्ड बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा आपके लिए ये कर सकता है कि आप करंट लेवल पे जो उस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आने वाले कुछ सालों में जब गोल्ड का रेट हाई होगा और आपका भी जो बॉन्ड का रेट है उस रेट टू रेट से मैच करेगा। हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट को वो डबल करता हो या 50,000 को 70,000 करता हो। जब अगर 10 ग्राम पे 50,000 मिलता था तो अब 70 मिलेगा, लेकिन जब आप उसे रिडीम करके उस कैश अमाउंट से फिजिकल गोल्ड खरीदने जाओगे तब आपको 70,000 प्लस उस पर जो टैक्सेस है, मेकिंग चार्जेस है, वो देने पड़ेंगे। तो बात बराबर रहती है, बस उसमें यह है कि आपने 50 पे खरीदा था, यहाँ 20,000 का फायदा। लेकिन फायदा देखते देखते आपको एक नुकसान होगा, वो होता है समय का नुकसान, टाइम का नुकसान। अगर वही पैसा आप किसी 2 साल के ऐसे फंड में डालते, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, किसी म्यूचुअल फंड में भी छोटे से छोटा डालते, तो वो भी कम से कम 30% से ज्यादा की कंपाउंडिंग दे सकता था। तो फिलहाल जो गोल्ड का रेट अचानक से कम हुआ है, गवर्नमेंट के जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे 15% से कट करके 6% करने पे जो फिजिकल मार्केट में गोल्ड की कीमत 3 से 4,000 रुपए कम हो चुकी है, उससे फायदा उन लोगों को है जो पैसा लेके बैठे थे और गिरने का इंतजार या मार्केट में थोड़ी मंदी आने का इंतजार कर रहे थे कि हाँ मैं गोल्ड खरीदूंगा। उनके लिए थोड़ा तो बेनिफिट है। लेकिन जिसने पीक पे फिजिकल गोल्ड खरीदा है या पीक पे नए बॉन्ड्स खरीदे हैं या किसी गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके लिए ये थोड़ा घाटे का सौदा हो गया। तो फिलहाल अगर गोल्ड सस्ता भी है तो उन लोगों को ही खरीदना चाहिए जिसे फिजिकल गोल्ड की ज्यादा जरूरत है, उसके कुछ नीड्स हैं, किसी को गिफ्ट करना है या फिर घर पे कोई फंक्शन है, तब तो वो फिजिकल गोल्ड खरीदे। अगर उसे इन्वेस्ट करना है सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कि मेरा पैसे में कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए, तो वो गोल्ड के तरफ ना जाकर के इक्विटी प्लस म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसको गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा महंगा होने देगी। उसकी क्या होता है ना दोस्तों, कुछ चीजों का जो डिमांड और सप्लाई होता है उसके आधार पे ही उसकी महंगाई तय होती है। गोल्ड कल को 1 लाख का भी हो जाए तो डिपेंड करता है कि उसे फिर खरीदेगा कौन, या तो बहुत रिच आदमी या फिर जिसको जरूरत है। और जिसे जरूरत है, जिसे 10 ग्राम की जरूरत है वो 7 खरीदेगा, जिसे 20 ग्राम की जरूरत है वो 15 खरीदेगा। या तो मार्केट में वॉल्यूम्स और गोल्ड की डिमांड कम हो जाएगी या फिर इसे खरीदने वाले कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक इसका रेट कम हो जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रेट वहीं के वहीं है, उसमें तो हर साल जिस तरीके से बढ़ोतरी होती है वही हो रही है। लेकिन हमारे देश में जो गोल्ड है वो कुछ ज्यादा ही वॉलेटाइल रहता है। ये जिसने 1 साल पहले भी गोल्ड में पैसा डाला होगा ये सोच करके कि 65,000 पे मैं डाल रहा हूं और ये मेरे को थोड़ा 10,000 पर यूनिट भी ऊपर जाता है तो मैं सेल करूंगा, आज उसे क्या मिल रहा होगा 65,000 से 68,000, 3,000 रुपए का। तो 1 साल उसका जो टाइम वेस्ट हुआ वो कैसे उसको कवर अप करेंगे, वो पैसा आपको कहां पे मिलेगा फिर। अब हम फंड की बात कर रहे हैं तो फंड एक ऐसा कॉर्पोरेट फंड होता है जिसमें हम अपने कुछ या तो एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम पैसा डालते हैं। अगर आपकी इनकम 50,000 से ऊपर है और सालाना 5 लाख के ऊपर आ रहे तो 5% में आप आते हैं, और 80-70,000 से ऊपर है तो वो भी इनकम टैक्स में अच्छे खासे से वो लगने वाला जो इनकम टैक्स होता है उसे बचाने के लिए हम अलग अलग पॉलिसीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एलआईसी हो जाता है या अलग से कोई म्यूचुअल फंड है या रेंट।
लेकिन क्या हम अपना लगने वाला अगर जो टैक्स है उसे बचाने के लिए महीने का या साल का लाखों रुपए अगर किसी फंड में जमा कर रहे हैं, किसी पॉलिसी में डाल रहे हैं, तो पॉलिसी समझने की चीज है कि पॉलिसी क्या है। पॉलिसी भी तो एक प्रोडक्ट है जो किसी एजेंट द्वारा आपको या किसी कंपनी द्वारा डायरेक्ट आपको बेचा गया है, और कोई भी बेची हुई चीज कंज्यूमर के लिए कभी फायदेमंद नहीं होती है। वो हमेशा उस कंपनी के लिए या उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि फंड में जो एक मेच्योरिटी टाइम होता है कोई 15 साल या 20 साल का होता है। हम 20 साल के होरिजन में देखते हैं कि हमारा पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, बट 20 साल एक बहुत बड़ा समय है। हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे के साथ साथ अपना टाइम। दोस्तों, हमें किस तरह का फंड लेना चाहिए डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, दो नीड्स तो आपकी जरूर हो गई है, एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना और एक लाइफ इंश्योरेंस लेना। तो लाइफ इंश्योरेंस में मैं बता दूं दोस्तों, ज्यादातर हो सके तो आप ऐसा इंश्योरेंस और प्लान ले जो कि टर्म प्लान हो, जिसमें आप इन्वेस्ट करें और ऐसा नहीं कि आपको कुछ हो तभी पैसा मिले। वो 5 साल या 6 साल या 10 साल में उसके प्लान में कुछ ऐसा हो जो बीच बीच में आपको बोनस अमाउंट देता रहे, जिसके मैच्योरिटी के बाद उस फंड का एक लिमिट हो 20 साल का या 15 साल का। जब वो ओवर हो जाए तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस था, आप जीवित हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये पैसा आपका वाइप आउट हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि ये आपके इंश्योरेंस था। अगर आपको कुछ होता तो कंपनी ये अमाउंट एक्स अमाउंट आपको देती, 50 लाख देती, चाहे 1 करोड़ देती, लेकिन आप सर्वाइव कर गए, आप बच गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज तक आपने 20 सालों में या 30 सालों में जितना भी पैसा भरा वो पूरा वेस्ट है। तो ऐसा प्लान कभी ना ले। आप ऐसा प्लान ले जिसमें भले 1 करोड़ की जगह 50 लाख हो, लेकिन वो जो प्लान है वो 20 साल में आपको आपका जमा किया हुआ पैसा वापस करे, या फिर उसकी एक मैच्योरिटी एंटिटी होती है कि आपको 110% गारंटीड रिटर्न दे, या फिर हर 5 साल पे आपको एक बोनस अमाउंट दे, जिससे कि आप आने वाले उसके अगले 1-2 साल का आप जो प्रीमियम है उससे आप पे कर पाए। इस तरह के फंड्स लेने से और 2 अलग अलग फंड लेने से आपको एक फायदा होता है कि आप अगले 20 साल तक तो इंश्योर्ड रहते हो, प्लस आपके पास एक अमाउंट भी रहता है, एक फिक्स पैसा रहता है। और ये जब आप फंड चालू करो तो जैसे चालू करने के 5वें साल पे अगर आपकी जो बोनस अमाउंट आता है और अगले 5 साल तक जब आप प्रीमियम भरते हो और उस फंड को देखते हो कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उसी समय पहले 5 साल में, या कोशिश करें कम से कम पहले 3 साल में उसी तरह का एक और फंड लें। फिर उसके 3 साल बाद आप फिर कोशिश करें कि भले अमाउंट थोड़ा कम हो, लेकिन आप तीसरा एक फंड ले। एक फंड और दूसरे फंड के बीच में मिनिमम 3 से 5 साल का गैप जरूर रखें, ताकि आने वाले 20 साल में जब पहला फंड मैच्योर हो तो उसके 3 साल बाद आपको दूसरा फंड मिले, वहां से पैसे आए, एक अमाउंट आए, और अगर उसके जो 3 साल का पीरियड है आप इंश्योर्ड रहो फिर उसके 3 साल का। तो देखिए, ये सारा चीज जितना भी इस वीडियो में मैंने बताया, ये सारा काम कैसे होगा इन्वेस्टमेंट से। और इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल तरीके हैं जिसमें आप इस वीडियो में या हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोस है उस पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन एक जो मेजर है, कहते हैं कि फल सारे अच्छे लगते हैं लेकिन खाते कहां से हैं? वो पेड़ से आते हैं। तो पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, और वो पेड़ है आपकी स्किल, आपकी इनकम। तो इनकम को बढ़ाइए, चाहे वो आपका जॉब से हो तो उसमें आप अच्छे से और भी अपना इम्प्रोवाइज कीजिए सैलरी को। बिजनेस है तो बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए, और आप कोई प्रोफेशनल स्किल में है तो आप अपनी स्किल से कमा सकते हैं। क्योंकि क्या हो सकता है ना, आज की इनकम आपके लिए मे बी सेटिस्फाइंग हो, लेकिन आज से 20 साल की नहीं रहेगी। क्योंकि आज से 20 साल पहले जो इनकम थी हमारे पेरेंट्स की या हमारे गार्जियंस की, तो वो उस समय मे बी सेटिस्फाइंग होगी, लेकिन आज नहीं है। आज से 20 साल पहले जो भरा हुआ LIC था, उस समय कहा हुआ 10-15 लाख 20 लाख एक अमाउंट सुनने में अच्छा लगता था। वो प्रैक्टिकली उस समय बहुत ही अच्छा था कि ठीक है कुछ चीजें पॉसिबल है। तब शायद 3 लाख में एक कार भी मिल जाती थी। लेकिन आज 20 साल बाद उस 20 लाख रुपए का समझ में नहीं आता कि क्या होगा। ना तो एक अच्छी SUV आ सकती है, ना आपका 1 BHK फ्लैट आ सकता है, ना आप 20 लाख रुपए में कोई बहुत ही अच्छा कुछ अचीव कर सकते हैं। एक 100 गज का प्लॉट तक भी नहीं आता दोस्तों, रजिस्ट्री का बता रहा हूं। तो 20 लाख रुपए कुछ नहीं है, लेकिन 20 लाख रुपए अगर आज इन्वेस्ट नहीं किया तो अगले 20 साल में आपके पास अगर 50 लाख रुपए भी होगा, 2044 की बात कर रहा हूं, 2044 में भी अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं, कुछ का तो टारगेट 1 करोड़ का भी होगा, वो मुझे नहीं लगता उससे कुछ हो पाएगा। उस समय का 1 करोड़ आज का 50 लाख होगा, उस समय का 50 लाख आज का ही 20 लाख रुपए होगा। इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, और ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करें जो इन्फ्लेशन को बीट करने का मतलब कैपेसिटी है, जिसके अंदर ये PPF, ये गोल्ड और ऐसे फंड्स जो आपको एक सुनने में अच्छे लगते हैं कि इतना रिटर्न देंगे, लेकिन देंगे दोस्तों, वो देंगे, टाइम लगेगा। और टाइम इज मनी, और मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले समय में कुछ नहीं है। टाइम है, हेल्थ है। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, हम आपके लिए इसी तरह के बढ़िया वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव समझते हैं, तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आगे आपके लिए और भी ऐसी डिटेल वीडियो जो आपको आगे की इन्वेस्टमेंट पे हेल्प करेगी। हम हमेशा सही गाइड आपको करेंगे कि किस चीज में इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ ना करें, कहाँ आपका पैसा अच्छा रिटर्न देगा और कहाँ नहीं देगा। रिस्क हर जगह है दोस्तों, लाइफ का कुछ नहीं पता।
आपने बस इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ये वर्ड नहीं है, ये एक पूरा अपने आप में एक इकोनॉमिक जोन है, जिसमें आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना, अगर गलत रास्ते पे आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो पैसा बढ़ने के साथ साथ वो घटेगा, वो कभी बढ़ेगा नहीं।